हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 44 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, सवाल है आपका पहला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जी हाँ, सवाल है आपका, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है ई सामाजिक समानता, सार्वजनिक स्वच्छता, सद्भाव, सार्वजनिक परिवहन। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और सामाजिक समानता, सार्वजनिक स्वच्छता और सद्भाव ये इस व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और सार्वजनिक परिवहन ऑप्शन नंबर डी ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है दोस्तों तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है आपका, कारक लागत, जी हाँ, फैक्टर कॉस्ट को किसके नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कारक लागत को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निवेश लागत, इनपुट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। निवेश लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। जी हाँ, ये एमटीएस के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि और सहकारिता विभाग। जी हाँ, कृषि और सहकारिता विभाग जी हाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सवाल है आपका, WPI का पूर्ण रूप क्या है। WPI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, WPI जी हाँ फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, इसका WPI का पूर्ण रूप हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। जी हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी दोस्तों। जी हाँ, सवाल है आपका, देश के भीतर, जी हाँ, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति, जी हाँ, का एक उदाहरण है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकारी बंद पत्र की बिक्री। जी हाँ, सरकारी बंद पत्र की बिक्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सवाल है आपका नेक्स्ट, बजट घाटा क्या है। जी हाँ, सवाल पूछ रहे हैं आपका बजट घाटा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। जी हाँ, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा कहलाता है। जी हाँ, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। जी निम्न में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। जी हाँ, सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन अर्थशास्त्र से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके ये अपकमिंग एग्जाम एमटीएस के लिए व्यक्तिक आय, जी हाँ, पर्सनल इनकम क्या है। यह सवाल पूछ रहा है कि पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिक आय क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को हम
पर्सनल इनकम कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत आय कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय, जी हाँ, उसी ही हम पर्सनल, जी हाँ, पर्सनल इनकम कहते हैं। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 87। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, बतलाना है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। व्यय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है? जी हाँ, निम्न में से क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। जी हाँ, करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय, ये प्रयोज्य आय को दर्शाता है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? ये एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी भी क्वेश्चन है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के बराबर व्यय। जी हाँ, राजस्व के बराबर व्यय, आय नहीं व्यय, राजस्व के बराबर व्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना। जी हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। जी हाँ, मध्यवर्ती वस्तुओं को यदि शामिल किया जाए तो उससे दोहरी गणना होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम के संबंध में प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोज्य आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है। जी हाँ, प्रयोज्य आय जो होता है वो हमेशा व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम से कम होती है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, यही हमें बतलाना है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जी हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ स्थिर मूल्य समुच्चय कांस्टेंट सेट पर गणना की गई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सवाल है आपका, कुछ स्थिर मूल्य समुच्चय पर गणना की गई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं? जी हाँ, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कर कहलाते हैं। जी हाँ, उत्पादन कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे कागजी कर कहा जाता है? जी हाँ, ऑप्शन है ए, जी हाँ, 1 संपत्ति कर, और जो ऑप्शन 2 है वो है उपहार कर। जी हाँ, इसमें से राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। जी हाँ, संपत्ति कर भी और उपहार कर भी दोनों कहा जाता है। कागजी कर कहलाते हैं संपत्ति कर और उपहार कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य कितना होगा? जी हाँ, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य
क्या होगा, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होगा। जी हाँ, घाटे का मूल्य, जो प्राथमिक घाटे का मूल्य है वो धनात्मक होगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, बजट में कहा जाता है, बजट डैश में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिशेष। जी हाँ दोस्तों, तो बजट अधिशेष में कहा जाता है। तो बजट जो कहलाता है वो अधिशेष में कहा जाता है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ दोस्तों, ये भी एमटीएस के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है। जी हाँ, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमा शुल्क कहलाता है। सीमा शुल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी, इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 से 5 से संशोधित कर जनवरी 2015 से डैश कर दिया गया था। जी सवाल यही आपका है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 से 5 से संशोधित कर जनवरी 2015 से कितना, जी हाँ, कौन सा वर्ष में कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2011 से 2012। जी हाँ, 2011 से 12 कर दिया गया था। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका के, जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका, अमेरिका के जो 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी। जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका, अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति जो पॉलिसी है किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लाफर वक्र। जी हाँ, लाफर वक्र की नीति पर यह आर्थिक सिद्धांत केंद्रित था। लाफर वक्र इसका राइट आंसर है, लाफर वक्र इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है आपका, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था। जी हाँ, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। जी हाँ, 2005 में भारत में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में चालू खाता शेष, करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, सवाल है, निम्न में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, करंट अकाउंट बैलेंस को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, राजस्व आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।